हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू, होता रहता है, मतलब ऐसे ही कर रहे हैं। सेम है, कौन करेगा? कर दिया पैसा है, करप्शन करके सबके पास चला गया ना पैसा। जो एमएलए है उसके पास पैसा गया भाई, जो एमपी है उसके पास चला गया, जो कॉन्ट्रैक्टर था जिसको मिला उसके पास भी पैसा चला गया। तो जब नीचे से लेके ऊपर तक सबको पैसा जा चुका है, तो आस्क एनीबॉडी। तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जीरो। और कोई इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी भी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी का कॉम्प्लेक्स इतना प्रोसेस है कि कई बार तो तुम छोड़ दोगे कि भाई रहने दे, तुम छोड़ो, एंजॉय हो गया फ्रॉड, क्या करे 1000 करोड़ का, नहीं हमारे पास की। इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। द यूनियन मिनिस्टर्स, द यूनियन मिनिस्ट्री वो परमिशन देगी प्रोसिक्यूट की, वो परमिशन आने में 5 साल लग जाते हैं। तब तक तो एक आईएएस है, अभी 2008 में उसके ऊपर एक्शन लिया गया था, वो 2026 में जाके फायर किया है। तो टेल मी हाउ, ओके सो लेट्स से 100 रुपीज गवर्नमेंट गिव्स, ओके, कि एक स्कीम है 100 रुपए, मान लो एक फार्मर जो बिहार में बैठा हुआ है उसके लिए स्कीम के लिए पैसे बनेंगे, उसके लिए कि 100 रुपए तुझ तक पहुंचेंगे। यहाँ एक्चुअली घर वाली बात कर रहे थे जो रियल है, कि गवर्नमेंट ने बोला, क्योंकि मेरे महाराज जी भी गए थे वापस गवर्नमेंट के इसमें और अपना नाम लिखवाने गए थे, राइट? तो गवर्नमेंट ने बोले पैसे मिलेंगे, राइट? कितने मिलेंगे पर इंसान? मान लो 1 लाख रुपए देने, और गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया। तो अब वो गवर्नमेंट से जो अनाउंसमेंट हुई 1 लाख रुपए की, पहुंचते पहुंचते जो एक गरीब इंसान है जिसको 1 लाख रुपए मिलने चाहिए अपना घर बनाने के लिए, उस तक कितने पहुंचेंगे? एक बार पहले प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था कि 1 रुपया जो है वो गरीब तक शायद 5 पैसे या 15 पैसे, ऐसा कुछ कमेंट था उनका, कि 15 पैसे तक ही पहुंचता है। इट हैज इंक्रीज्ड, इट हैज, मतलब द सिस्टम्स आर बेटर, टेक्नोलॉजी है और थोड़ा सा उसको ट्रैक भी किया जाता है। 2 तरीके की स्कीम होती है राज। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे बावड़ी बनानी है, कुएं बनानी है, वृक्षारोपण करना है। इसमें तो जैसे बताया, उसमें तो 100% भी उड़ा देते हैं कभी कभी। 100 करोड़ का था, पेड़ ही नहीं लगा, 100 करोड़ खा गए उसमें के अंदर। और एक जो होता है कि पर्सन स्पेसिफिक होती है, द बेनिफिट नीड्स टू रीच टू द पर्सन। इसके अंदर इफ आई हैव टू मेक अ ऑफ द टॉप गेस्टिमेट, आई थिंक 100 में से 25 रुपए पहुंच जाते हैं लोगों के पास। और वो भी स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स करने लगे हैं गवर्नमेंट जो है, बैंक अकाउंट्स बना दिए सबके। तो जो ट्रांसफर्स, जो बेनिफिट है उसको मिडिल मैन जो दलाल है उनको हटाया जा रहा है, जितना भी हटाया जा रहा है, और उनको डायरेक्टली वो बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर पहुंच रहे हैं। उसमें भी अगेन उन्होंने अलग लूपहोल्स, अलग फ्रॉड करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे मैं भी बताया था, जो ओडिशा वाली जो लास्ट नेम, इन्होंने किया 83 करोड़ रुपए का एमजी नरेगा का। एमजी नरेगा एक स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है साल के 100 दिन तक, ठीक है? तो 100 दिन का लिए इनको काम बताना पड़ता है कि आपको ये अनस्किल्ड काम करना पड़ेगा, तालाब बना दीजिए या कुछ और कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, और उसके बाद जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट की तरफ से आती है। तो उन्होंने सारे के सारे फेक एंट्री करवाई, फेक अकाउंट में पैसा आता था, सारा निकाल लिया। 83 करोड़, 83 करोड़। एंड क्या हुआ उनके साथ अब? She got a better posting now. I swear I'm not even kidding. This is not a joke also. उसको वापस रीइंस्टेट कर लिया भाई, एक दो साल के लिए कलेश सस्पेंड करके। और ये पब्लिकली प्रूव हो गया कि उन्होंने किया है। प्रूव कुछ नहीं होता दुनिया में कभी भी। मतलब इतना बड़ा चार्ज आना ना, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इतना बड़ा चार्ज, 83 करोड़ रुपए का फ्रॉड का चार्ज अगर किसी आईएएस पे चले ना, और पूरे के पूरे सस्पेंशन हो जाए, तो एवरीबडी नोज की इन्फॉर्मेशन है। वो सिर्फ 1 साल के बाद अगर वापस रीइंस्टेटमेंट हुई है, तो द ओनली लॉजिकल कंक्लूजन इज दैट कि द मनी रीच्ड वेयर इट वाज सपोज्ड टू रीच्ड। पहले नहीं पहुंची थी, इसीलिए ये बात बाहर आई। अब जहां पे पहुंचनी थी वहां पहुंच गई। तो इसमें से जैसे अब 100 रुपीज यू सेड, राइट, उसमें तो 25 रुपए पहुंचते होंगे बेनिफिशियरी को, बाकी 75 है वो कितने डिपार्टमेंट में बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है? फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, आई स्वेट, मतलब नॉन डिबेटेबली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो कितने होंगे इसमें लेयर्स, इफ यू हैव टू पुट आउट अ गेस? नहीं 7 से 8 लेयर हैं। Do you think these layers are right layers? बिल्कुल प्रिसाइसली, बिल्कुल एकदम सही वाला डॉक्यूमेंट बनाया हुआ यार। यस, जहाँ से पॉलिसी, टेंडर्स, बजट्स, देन उसके बाद नीचे पे अप्रूवल आएंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन जो ऑर्डर्स है, फिर जो डिस्ट्रिक्ट फंड एलोकेट करता है। यस एग्जैक्टली, एंड as I said 25, and I think आप लोगों का भी जो estimate है that is 15 to 40%, 25। तो ये हर डिपार्टमेंट है। यू आर सेइंग कि जो स्टेट का टॉप ऑफिस होता है वहां से निकलता है, फिर सेक्रेटरी में जाता है, फिर चीफ सेक्रेटरी, मतलब सॉरी, फिर चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है, फिर डिविजनल कमिश्नर। दिस इज वेयर इट बिकम्स फन। यहाँ पे सारी की सारी डिस्क्रिप्शन जो है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यहाँ पे पैसा यहाँ तक, बट यहाँ तक भी जो पैसा आता है वो बटकी आता है। बट क्या आता है, इट्स ऊपर वाले जो फील्ड है, दे आर लाइक मोर इनटू पॉलिसीज, ठीक है, दे आर मोर इनटू पॉलिसीज। तो वो जैसे कॉर्पोरेट को बेनिफिट दे देंगे,
ओके ठीक है, कि भाई यार मैं ना इधर हाईवे निकलवा देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, वो पॉलिसी के जैसे अल्कोहल पॉलिसी को मैं रिन्यू करवा देता हूँ या बंद करवा देता हूँ, मैं ज्यादा लाइसेंस दिला देता हूँ, देखो। बट जब फाइनली जो डिस्क्रिशनरी डिसीजन मेकिंग है कि अब 100 करोड़ रुपए यहाँ पे एलोकेट हो चुके हैं घर बनाने के लिए, तो ये यहाँ पे आता है। हाँ, सो ही हैज कंट्रोल ऑफ दिस, हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल। अब ये कुछ भी चाह के कर सकता है। अब इनके बाद ये पहले सब डिविजनल ऑफिसर, फिर ब्लॉक ऑफिसर, फिर ये अपना हिस्सा काटते रहते हैं, फिर विलेज पंचायत ऑफिशियल, और सबको एक एक करके बटेगा। हाँ, फिर ये अपना हिस्सा काटते रहते हैं। यहाँ पे आए घर बनाने के 100 करोड़, ठीक है, ये अपने यहीं रख लेगा 20, ठीक है, 20 इज राइट देयर विद हिम। नीचे जाएंगे 80, नीचे जाएंगे 80। अब ये यहाँ पे बेनिफिट, जैसे कि पटवारी के पास गया, तो हाइपोथेटिकली लेसे कि 1 लाख रुपए उसको रिलीज करने थे, तो बुलाया उसको, क्या नाम है, बेनिफिशियरी को, बोले भाई ये 25,000 अगर आप कर दो तो हम अभी रिलीज करवा देता हूँ, 75 दे देंगे। हाँ, इट्स वेरी कॉमन, इट्स नॉट इवन, डोंट बी सरप्राइज, ये बहुत होता है यार। बट ये सब पहले नहीं होता था, अभी भी होता है। पहले भी होता था ये ऑल आई नो इज पहले होता था ये सब। नहीं, पहले भी होता था और अभी भी होता है। कोई चेंज नहीं हुआ, कहाँ हुआ है चेंज यार? टेल मी व्हाट हैज चेंज्ड, प्लीज टेल मी, एक्सेप्ट दे मेड अ न्यू वेबसाइट एंड टोल्ड कि जो भी डेवलपमेंटल वर्क होंगे उनकी फोटो अपलोड कर देनी है। इसके अलावा क्या चेंज हुआ है? इट्स एग्जैक्टली सेम थिंग व्हिच वाज 20 इयर्स अगो। नहीं, जो जिस चीज के पैसे देने पड़ते थे वो ऑनलाइन ही तुम्हें सब परमिशन मिल जाती है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दोस चेंजेस, वो भी सिर्फ और सिर्फ मैं और तुम जिनको वो सर्विसेज जो हैं, जैसे पासपोर्ट बनवाना है, इस प्रकार की सर्विसेज को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो उसमें जो वो पेटी करप्शन थी वो हट गई है। कि पहले पासपोर्ट बनाने के लिए ऑफलाइन जाना पड़ता था, वो फाइल रोक लेते थे 1,000 2-3 हज़ार, तो वो पेटी करप्शन हट गई है। पर जो मेजर करप्शन है, पेटी करप्शन, तो देखो द मोमेंट यू पुट अ सिस्टम ऑनलाइन, तो उस पे उसको ट्रैक किया जा सकता है, उसके डिले ट्रैक किया जा सकता है, राइट, और वो सेंट्रली ट्रैक किया जा सकता है, तो पेटी करप्शन हट जाएगी इमीडिएटली। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं ये फाइल, भाई पासपोर्ट तेरा तभी बनेगा तो 3,000 रुपये दे देगा, 2,500 रुपये दे देगा, वो आपने ऑनलाइन कर दिया। मतलब मेजर दीज करप्शन, जिसके अंदर फंड्स आते हैं सारे के सारे, जिसके अंदर फेवर्स हैं, जिसके अंदर से चीजें चेंज हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग का इम्पैक्ट आता है। आप एक IAS के दोस्त बन जाओ यार, आपको 1 साल के अंदर 100 करोड़ रुपए बना के दे देगा वो। कैसे ऐसे? अरे यार, एक डिस्ट्रिक्ट का बजट होता है यार 25-30 हज़ार। डिस्ट्रिक्ट इज अ डिस्ट्रिक्ट, मतलब कई कंट्रीज की इकोनॉमी के लेवल का होता है एक डिस्ट्रिक्ट, पूरा डिस्ट्रिक्ट। ही नोज एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कहाँ तुमको बार लगाना है वहां लगा लो, कौन परमिशन नहीं दे रहा, मैं फोन कर देता हूँ कि तो पैसे चाहिए, मैं एक बिल्डर को बोल देता हूँ, वो डाल देगा तेरे साथ आधे पैसे, पूरी फाइनेंसिंग करवा देता हूँ। Yes, every single resource of a district is in hand of a DM. खुद भी 100 करोड़ बना रहे हैं ये इन ऑल ऑनेस्टी। जब भी पकड़े जाता कोई IAS हमेशा 1,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था, ये किया था, वो किया था। 25-50 वाले तो पकड़ा देंगे, 25-50 वाले तो पकड़े भी नहीं जा रहे, 25-50 वाले तो पकड़े भी नहीं जा रहे। अगेन हाँ बोलो क्या? मैं ये नहीं कर रहा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है, लेकिन पब्लिक नॉलेज एज इन, और या फिर जो लोग हैं सर्विस में, जो दोस्त हैं मेरे को बताते हैं, कहता अमित बिना करप्शन के मेरे महीने के 1 करोड़ आ रहे भाई। बिना करप्शन के कैसे आ रहे 1 करोड़? एज इन वही ना यार, कि बिल्डर है वो, सिर्फ उसको ये जो भी गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं, जो गवर्नमेंट जिनको भी पैसा वो करती है, रिलीज करती है, जैसे आपके 50 गाड़ियां चलती है गवर्नमेंट की, उसका पैसा आना है, ठीक है भाई, वो पैसा रिलीज करने के लिए भी तुम बिफोर समथिंग ब्रेक्स तुम उसको खुश रखना चाहते हो। वो भूल गया, चिढ़ गया तुमसे, उसको तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई, फंड रोक ली, नहीं किया साइन, तो तुम्हारा काम बिजनेस वैसे बिक जाएगा, टूट जाएगा। तो वो पहले से ही दोस्ती कर रहे हैं वो, आई स्वेयर टू गॉड, ही मतलब नाम तो वैसे बताऊंगा ही, लेकिन मतलब बिना करप्शन के 1 करोड़। कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिल्कुल करप्शन नहीं करना चाहता, ही जस्ट डोंट वांट टू डू एनीथिंग। वो पैसे लेता भी नहीं है, फेवर भी नहीं करता है पैसे लेके, उसको बस वैसे ही लोग लाइक कि सर जस्ट रिमेंबर मी, जस्ट रिमेंबर मी, रिमेम्बरेंस का महीने का 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। लेकिन वो ले रहा है तो करप्शन ही हुआ। हाँ, मैं आगे गया, बिना करप्शन के तो कैसे लेना हो, मतलब एज इन की वो ये, मतलब द पॉइंट वो सिर्फ ये बनाना चाहता था कि भाई मैं डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, हमें कुछ किसी को फेवर नहीं दे रहा हूँ, चढ़ावा चढ़ रहा है, बस मैं भगवान हूँ तो प्रभु जी है, मैं प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, तो वो चढ़ावा लोग चढ़ा के जा रहे हैं। वेयर वुड दे स्पेंड दिस मनी? हर महीने 1 करोड़ अगर आपके दोस्त को मिल रहा है, लैंड रियल एस्टेट क्या करेंगे उसका? जमा करके बैठ जाएंगे रिटायरमेंट के बाद। करप्शन करते हुए जब पकड़े जाते हैं, ये ऐसे ही दिख रहे होते हैं कि भाई साहब ये तो 45 साल के अधेड़ उम्र के अंकल हैं, पता चलता है कि अरे बाप रे 200 करोड़ रुपए हैं, ये बना रखा है, वो बना रखा है, द फैमिलीज आर एंजॉयिंग इट,
एंड दे विल लाइक कि रिटायरमेंट के बाद वेल्थ बन के खत्म है. पीपल ग्रीडी लोगों का क्या रीजन है? ग्रीड जो होता है होर्ड करता रहता है यार. ग्रीड एक बार वंस यू गेट इनटू द कैपेसिटी, वंस यू गेट इनटू द नेचर ऑफ होर्डिंग, तो होर्ड करेंगे. हमारा कंट्री जो है वो रिसोर्स स्कार्स है, ठीक है, रिसोर्स सिस्टम हमारे पास स्कार्स है. तो जिस भी कंट्री के अंदर रिसोर्स स्कार्स होंगे, जिसने भी स्कार्सिटी देखा होगा, उसको जिंदगी में जैसे ही कुछ मिलेगा वो पहले होर्ड करेगा. मिडिल क्लास घर जो होते हैं उनके घर में ना एक पॉलिथीन का गुच्छा होता है. मम्मियां लोग ना बड़े साल से कोई भी पॉलिथीन आता है, मम्मी पॉलिथीन, मेरे घर में भी आज भी होता है ना. दैट कम्स क्योंकि द मदर नोज कि यार ये ना काम आ जाएगा कभी, मैं होल्ड करके रख लेती हूँ. दैट इज यू होल्ड इट. तो दैट कल्चरल, दैट द सोसाइटियल माइंडसेट कि जो भी चीज है इसको बचा के रख लो, क्योंकि ये अभी क्या पता कल काम आ जाएगी, क्या पता और कम आ जाएगी. क्योंकि यार 1990s के जो पेरेंट्स थे ना, वो बहुत मतलब उस समय हम वी वर जस्ट लाइक कमिंग बैक फ्रॉम जो सोशलिज्म के जो इम्पैक्ट्स आने लग गए थे, जो पुरानी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो फेल होने लग गई थी. सो इट वाज अ स्लाइटली डिफिकल्ट, ठीक है. और इन एनी सिनेरियो we were from the lower middle class, right? It was like so पूरा देश ही वहीं था, पूरा देश वहीं पे था. तो अपन उस तरीके से, तो वहां पे जो भी चीज थी उसको ही बचा लिया जाता था, एनीथिंग, इवन अ पॉलिथीन. सो सेम ही तो है ये. इसी की फैमिली पिछले 30 साल पहले ऐसी थी, डिट्टो थी. तो वही मम्मी इसने देखी, वही पापा इसके हैं, राइट? सो वंस ही गेट्स फाइनली, तो वो होल्ड करने का जो मेंटल हाई होता है ना, वो कंटिन्यू रहता है. बट डू यू फील कि अगर सैलरी बढ़ा दी तो दिस विल स्टॉप? जैसे सिंगापुर का जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, ही सेज इट कि, मैं लूजली पैराफ्रेज कर रहा हूँ उनका स्टेटमेंट, कि तुम जो सिविल सर्विसेज हैं और जो ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी अगर मार्केट रेट जितनी नहीं रखोगे तो वो मार्केट से ही करप्ट करके तरीका ढूंढ लेंगे अपनी सैलरी मैच करने का. ठीक है. तो सैलरीज बढ़ा दो. तो डू यू थिंक दैट इफ यू रेज दैट सैलरी एंड गिव देम एक्सेप्शनली गुड सैलरीज, देन तुमको क्या लगता है कि 1 करोड़ की करप्शन के बाद रुक जाते हैं, या 2 करोड़ के बाद रुक जाते हैं, या 4 करोड़ की? इट्स कल्चरल, इट्स सिस्टमैटिक. It's not that they are corrupt. It's just that it is the part of the system and the culture and the है, वो अंदर है. अगर सिर्फ और सिर्फ सैलरी बढ़ाने से करप्शन रुकनी होती, बॉय दैट्स अ यूटोपियन सॉल्यूशन यार. कल सुबह बढ़ा देंगे मोदी जी यार, अगर जेन्युइनली अगर इससे रुकी जाती तो. और या फिर खुद ही रुक जाता आदमी, यार 1 करोड़ का हो गया करप्शन यार, ठीक है यार, अब तो मेरा सब पूरी इच्छाएं पूरी हो गई, अब क्या. इट नेवर स्टॉप्स. सो दैट इज डेफिनेटली नॉट द सोल्यूशन. वो सिंगापुर के केस में इट्स जस्ट अ स्मॉल सिटी नेशन टाइप का एरिया है. हाँ, यू कैन मैनेज इट ओवर देयर. वी आर अ कॉन्टिनेंट इन आवरसेल्व्स. यहाँ पर नहीं है ये. इट हैज नथिंग रिलेटेड टू सैलरी. देखो क्या नाम है, बस एक कल्चर है. हमारा कल्चर बन चुका है, पावर एक्सर्ट करो, दबाओ, राजा फील करो एंड करप्ट करो. सब्जुगेशन का कल्चर है वो. वहीं से वो कॉलोनियल हैंगओवर से आता है. तो वो आदमी आईएएस क्यों बनाता था? बंगाल में जब ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकल पावर अपनाई ना, तो उनको बंगाल में मुगल्स को और बंगाल के नवाब को डिफीट करने के बाद बंगाल के रेवेन्यू कलेक्शन के अधिकार मिले थे. अब वो रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिविल सर्विसेज बनी थी. वो नेचर ही आईएएस का डीएनए और जो नेचर है वो एक्सट्रैक्शन है. इट हैज बीन क्रिएट. अच्छा एक बात बताओ, अगर आईएएस इतना इसका ब्यूरोक्रेटिक इतना सीधा, यूके खुद तो कर नहीं रहा, यूएसए तो कर नहीं रहा, वो अपने वाला छोड़ के यहां चले गए क्योंकि उनको सिटीजन्स को एडमिनिस्टर या गवर्नेंस नहीं करनी थी. द होल पर्पस ऑफ द, एटलीस्ट इनिशियली, IAS and the IPS was to extract the natural resources and the revenue from the people. Do you know that the IAS and the IPS system has examination ही 50 साल में चेंज नहीं हुआ है. The format of the examination has not changed in last 50 years. तो तुम सोच लो कि एज ए सर्विस कितनी चेंज हुए होंगे. The last time some drastic major change happened in the examination was 1979. बीच में एक बार 93 में हुआ था, एक बार 2011 में, 2014 में हुआ था, but those were like, it was not a fundamental changes. It was just like मतलब ठीक है, cosmetic changes हुए थे एग्जाम में. तो जो फंडामेंटल चेंज था वो लास्ट टाइम, और वो भी फंडामेंटल में भी क्या था, क्योंकि ज्यादा बच्चे पेपर देने लग गए थे, so they just wanted to do a screening test. That was the major thing. वरना examination system of UPSC is almost same what was in 1950s. So the nature and the DNA of there is extraction. They will extract. Earlier वो extract wealth ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश राज extract करके ब्रिटेन या यूरोप ले जाता था. अभी ये अपने लिए extract कर रहे हैं. आदत तो वही रह गई यार. Why somebody is not stopping it? अब जब सबको पता है, इतना open secret है, if you are saying that, then as usual, if you come to bite the dog will bite you. आपको पता है कि आपका डॉग ना किसी को भी अंदर एंट्री नहीं करने दे रहा, ठीक है, बट दिस डॉग, अगर आपको ये भी पता है कि अब अगर मैं इसको मारने जाऊंगा तो ये मेरे को भी काट लेगा. Anybody who has ever tried changing bureaucracy or some reforms into it,
उनको अभी तक तो कोई सुपर सक्सेस मिली नहीं। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ट्राइड कराए, काफी सारे रिफॉर्म्स करने की कोशिश की गई है, पर अंदर रेजिस्टेंस ही गजब है। क्या ट्राई किया? मोदी जी ने अभी रिसेंटली लेटरल एंट्री ट्राई किया था, क्या होता है? 2019 में। तो ये इनको कहते हैं, ये जो रिक्रूट किया जाता है इनको एज एन आईएएस, और उसके बाद फिर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट में चलते रहते हैं टिल द एज ऑफ द 58। तो मोदी जी स्टार्टेड रिक्रूट आईएएस बनने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये यूपीएससी का एग्जाम, दैट्स द एंट्री पॉइंट। दूसरा जो स्टेट सिविल सर्विसेज है उसमें से प्रमोट कर करके आदमी 14 साल के बाद आईएएस बन सकता है। दीज आर द ओनली टू वेज यू कैन बिकम। एक तीसरा की लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री मतलब कि कोई 45-50 साल का एक्सपर्ट है किसी फील्ड में, आईटी में, टेक्नोलॉजी में, तो मैं उसको डायरेक्टली सेक्रेटरी बना दूंगा, जॉइंट सेक्रेटरी बना दूंगा किसी मिनिस्ट्री में, राइट? सो यू किसी ने अपना मतलब ऑयल एंड गैस में पीएचडी करी हुई और वहां पे बहुत ग्राउंड वर्क किया हुआ था, सीधा उसको ऑयल एंड गैस की सेक्रेटरी। ही इज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड, इसके लिए एग्जाम नहीं है, मतलब तो इनके लिए वैकेंसी निकाली थी, तो दे गॉट लॉट ऑफ पीपल। और तो वो उनको हायर पोस्ट के लिए, नॉट डीएम के लिए नहीं ले रहे थे, वो उसको ब्यूरोक्रेसी में हाईएस्ट के लिए लेते, मिनिस्ट्रीज में काम कराने के लिए, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर लेटरल एंट्री कहते हैं, बीच में से लेटरल एंट्री होगी, ठीक है। उन्होंने ट्राई किया भाई, ये जो बाकी आईएएस थे उन्होंने उनके साथ कोऑपरेट ही नहीं किया। मतलब those people are young, that they are coming from the private sector, they are like move fast, make decisions, win it, and we got to do it and we got to like execute and stuff. ये lazy procrastinator है भाई, वो करते रहे कुछ भी, वो करते ही नहीं थे, and they had kind of a jealousy कि भाई ये तो lateral entry वाले हैं, so they are not the bureaucrats. ये बाबू ये sorry, ये रैंडम कहाँ से आ गया, ये होगा अपने didn't like it, हाँ they didn't like it, छोड़ दिया। जो मतलब look at it, कोई बंदा आईएएस बन जाए ना तो उसका देखो उससे ज्यादा स्वैग पावर नहीं है सोसाइटी में, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, नहीं है, नहीं है तो नहीं है। तो पीपल गॉट दैट, कुछ लोगों ने गए, वो प्राइवेट वाले लोग छोड़ के आ रहे हैं उसमें से। थैंक यू वेरी मच, वी डोंट वांट इट। कुछ नहीं करने देते, कुछ नहीं करने देते उनको, कुछ किया ऐसे, मतलब दे आर डूइंग इट, देयर आर सम पीपल हु लेटरल एंट्री से कर रहे हैं, बट वो गवर्नमेंट ने स्कीम ड्रॉप कर दी भाई। तो व्हाट्स द चेंज, व्हाट डू यू थिंक? द चेंज इज जस्ट द सिस्टम विल बिकम सो मच इररेलेवेंट, क्योंकि वर्ल्ड इतनी तेज से चेंज हो रही है। एंड देन दिस इज द ओनली आंसर। आई होप दैट द एआई मेक देम इररेलेवेंट। That is the only hope of कि टेक्नोलॉजी, इन लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली जाएगी, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे इनका काम सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन गेट कीपिंग है, इससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा ब्रिलियंस काम नहीं है। एंड व्हाई आई से ब्रिलियंट काम नहीं है यार, जितने नंबर पे लोग आईएएस बनते हैं उतने नंबर में फेल होता था। तो इट इज ऐसा, हैव यू एवर हर्ड अबाउट एनी पर्टिकुलर इनोवेशन? मैं तो खैर सिर्फ आईएएस की नहीं, ऐसा तो हमारे क्या नाम है, खैर दूसरे फील्ड में भी इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, और दे आर प्राइमरली द फाइल मूवर्स, राइट? मेन जॉब उनका लास्ट में ज़्यादा फाइल मूवर्स ही होना होता है, बस सिर्फ उनको याद रहना चाहिए कौन सी फाइल मूव होनी है, कौन सी नहीं, फाइल नोटिंग्स ही करते हैं। तो एआई जो होगा वो इनकी इस फाइल इंफॉर्मेशन गेट कीपिंग को इररेलेवेंट बनाने की कैपेसिटी रखता है, इफ एआई इज व्हाट एआई इज क्लेमिंग टू बी, and I hope to some level it is. मतलब there are obviously exaggerations and I think singularity तो मेरे को नहीं यकीन है, and but a massive change will but हाँ fundamental, and उसका जो सबसे ज्यादा जो कि क्लियर कट दिखने लग गया है, इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग। भाई तुमको जब तुम्हारा क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली एआई पहले से जज करके बता देगा कि कहाँ पे बाढ़ आने वाली है या कहाँ पे सूखा पड़ने वाला है, और वो ये भी डिसीजन ले पा रहा है कि कहाँ पे एलोकेट करना चाहिए एंड व्हाट काइंड ऑफ एन एग्जीक्यूशन कैन बी डन। यही डिसीजन लेने के लिए बैठे हुए थे, इसी चीज को लेके ये क्या नाम है डिस्कशन यूज कर रहे थे। दैट थिंग एक्चुअली कैन बी सॉल्व्ड बाय द एआई इन अ मैनर। तो मुझे लगता है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली आई थिंक द चार्म ऑफ यूपीएससी हैज बीन फॉलोइंग जब से सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया से पहले सब कुछ ना मिस्ट्री है, पूरा का पूरा मिडिल क्लास ये है कि भाई ये बाबू साहब आए हैं, वो पूरी जिंदगी में एक बार एक 8वीं क्लास का बच्चा उस बड़ी एम्बेसडर में लाल बत्ती के साथ एक आईएएस को आके देखता था तो उसका सपना बन जाता था कि माँ मैं भी ऐसा आईएएस बनूंगा, एंड उसके बाद उसका कभी कोई दूसरा इंटरेक्शन नहीं है, फिर वो अपनी जिंदगी काटता गया। और अच्छा, उसके बाद जो सोशल मोबिलिटी का रीजन तरीका था वो भी एक ही था। नाउ वंस द सोशल मीडिया हैज कम, इट हैज जस्ट बीन 10 years, नाउ वी नो इट्स ऑल नॉट ऑल स्टार्स एंड रोजेस। देखो मैं एक बात बताऊं, स्टार बनने के 500 और तरीके हैं। मैं राज एक बात बताऊं, जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था, आई स्वेयर ऑन गॉड बिफोर 2018 नन ऑफ यू और एनीबडी कुड हैव कन्विंस्ड मी कि यूपीएससी में क्या नाम है फेक सर्टिफिकेट लगा के सिलेक्शन हो जाता है, इसीलिए मैंने नहीं बनवाए। मेरे को ये माय माइंड वाज कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इट वाज इम्पॉसिबल, मतलब ये मेरा माइंड ही ऐसा था। हाँ, ये तो होली ग्रेल है भाई, ये भगवान दिस इज यूपीएससी राइट, या हो ही नहीं सकता। मेरे को पता ही नहीं था, मुझे किसी ने बताया भी नहीं था और होता भी नहीं था, बट इनको पता था अंदर, तो इनको दे वर डूइंग इट एट दैट टाइम आल्सो। अब मैं रेट्रोस्पेक्ट में मैंने कहा भाई वो तो केस तो लग रहा है उसका। दोनों भाई बहन सेम ईयर में सेम ऑप्शनल के साथ
सेलेक्ट कैसे हो सकते हैं? 2012 का केस है, जेन्युइन सच्ची सोच के बता रहा हूँ। 2 है ब्रदर सिस्टर, 4 साल से नहीं हो रहा है इनका पेपर, ठीक है। 3 अटेम्प्ट दे चुके, दोनों भाई बहन नहीं हुआ। 2012 में दोनों भाई बहन, दोनों का फिलॉसफी ऑप्शनल, दोनों के फिलॉसफी में टॉप के नंबर, दोनों का सिलेक्शन, एक IAS एक IPS। ओके फाइन, ओके यस टैलेंट रन्स इन द फैमिली बट कम ऑन ब्रो। तो मतलब अगेन सर्कमस्टेंशियल चीज है, बट यार सर्कमस्टेंशियल भी तो बहुत है। जैसे आई हैड दिस थिंग, इट इज स्लाइटली रेडिकल आइडिया, पर मुझे लगता है कि ना देश में ना रिग्रेसिव टैक्सेशन होनी चाहिए। रिग्रेसिव टैक्सेशन एज इन कि गरीबों से टैक्स लो, ठीक है, यूथ से टैक्स लो। आप सोचिए, देखो अभी इंडिया में पता है सिर्फ 3% लोग टैक्स देते हैं, डायरेक्ट वाला, इनडायरेक्ट सब देते हैं, डायरेक्ट वाला। तो जब रोड नहीं बनती ना, तो 97 लोग सवाल ही नहीं पूछ रहे, क्योंकि उनसे इनडायरेक्ट GST लिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन उनसे डायरेक्ट टैक्स नहीं ले रहा। सो दे डोंट हैव दैट परसेप्शन कि मेरा पैसा कहां जा रहा है। आप गरीबों से भी टैक्स लो, चाहे 10,000 रुपए पे 300 रुपए का टैक्स लगाओ, ठीक है। अब सोच के देखो, एक गरीब ने 10,000 रुपए पे 300 रुपए टैक्स दिया, ये आदमी सवाल पूछेगा कि मेरा बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा पा रहा है, और से गांव में रोड नहीं आई, लाइट नहीं आई, ये पूछना स्टार्ट कर देगा। अभी उसको पता ही नहीं चल रहा, ही डजंट केयर एनीमोर। जब सेम विद द यूथ, जब वो 40 साल का हो जाता है, उसके बच्चे, उसकी फैमिली है, ये आदमी कभी प्रोटेस्ट नहीं करेगा, ये एडजस्ट कर लेगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलना भी नहीं चाहेगा। 23 साल के बच्चे से टैक्स लो और उसके बाद तुम इसको वो चीज मत दो, फिर देखो क्या करता है ये लेगा, ये मांग लेगा भाई। और ये वोकल आवाज तो है इनके पास, बट खैर वेलकम टू दैट। वोकल इज द वन आई वुड डेफिनेटली वांट कि जेन ज़ी जो है या कोई भी जनरेशन जो है, यू शुड क्वेश्चन एज मच एज यू वांट। दिस इज द ओनली, मतलब मैं 1000 साल नहीं जिया हूं, बट दिस इज द ओनली वे सिविलाइजेशन हैज एवर प्रोग्रेस्ड, एनी कंट्री हैज एवर प्रोग्रेस्ड। गैलीलियो ने चर्च को बोला कि चर्च इज रॉन्ग, गॉड इज रॉन्ग, सो सॉरी अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। सन के अर्थ नहीं घूम रही है, सॉरी सन नहीं घूम रहा है, अर्थ घूम रही है। दैट क्वेश्चन, दैट चैलेंजिंग द अथॉरिटी इज व्हाट चेंजेस द होल सिविलाइजेशन। फेयर। कोई है जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आपको बहुत पसंद है अराउंड द वर्ल्ड? Around the world? Yaar, it might sound cliched, but I genuinely believe Jawaharlal Nehru was one of the greatest statesmen of the world. Okay. I meant present. Okay, I meant present. I meant present, but we can continue. और क्यों ऐसे लगता है आपको? नेहरू यार, I think the challenge जो कि जवाहरलाल नेहरू फेस कर रहे थे, it's rare, किसी और के पास, मतलब almost world history में किसी के पास था ही नहीं। क्या? It's like कि he's sitting on the 50th floor of the building and the bottom 49 floors are on fire and then he was made prime minister. This is a country, ये हमने 200 साल तक लूट लिया है, इसमें 10% लिटरेसी है, इसके अंदर 95% पॉवर्टी है, और अब तुम्हें इसको डेमोक्रेसी बनाना है। सॉरी, वी आर गोना गट टू गो, हमें जाना पड़ रहा है क्योंकि World War II ने हमें बर्बाद कर दिया। सो बाय, टेक केयर एंड नथिंग, देयर इज नथिंग। ही इज द पर्सन जिसकी फैमिली है 40 करोड़ लोगों की, और सारे के सारे उसमें से 38 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं और उसमें से किसी को पढ़ना भी नहीं आता, और 200 साल से जो वेल्थ थी वो सारी की सारी लूट के लिए गई है, और सारे के सारे एग्रीरियन है, एंड देयर इज नो टेक्नोलॉजी। एंड देन ही स्टूड देयर एंड ही सेड दैट ओके, लेट्स डू इट वन बाय वन, एंड first let's make some dams, then make some PSUs, then make some AIMS, then make some IITs, and then make some ISRO, and then simultaneously doing this he also said that कि मैं पिछले इंडिया की 2000-3000 साल की जो सिविलाइजेशनल पॉलिटिकल है, मैं उसको चेंज करके आई usher इंडिया into a democracy, and he damn it he did it। मेरे साइड में पाकिस्तान है, उनसे कॉन्स्टिट्यूशन 10 साल में बना था, उन्होंने पिछले 60 साल में 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदल लिया है, और उनको डेमोक्रेसी का डी नहीं आता, दम्ब है वो। एक साइड में बांग्लादेश है, ये कब फट जाएगा इसका नहीं पता। श्रीलंका, इट्स हेडेक, म्यांमार, एवरीथिंग इज बर्निंग, एंड दिस गाय जो कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट कंट्री, आई कैन गारंटी दैट इसके ऊपर मैं कम से कम 4 घंटे का डिस्कस कर सकता हूँ। इट्स 50 कंट्रीज इनटू वन पॉलिटिकल सिस्टम। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को एक्सप्लॉइट करना था, तो उन्होंने धागा तो जोड़ दिया हर जगह से, लेकिन उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल धागा जोड़ा था। सेम चीज जब यूरोप में हुई ना, तो यूरोप में ऐसे मुंबई जितने देश बने हुए हैं, ये इतना से जर्मनी, इतना से फ्रांस है। क्यों? क्योंकि भाई फ्रांस और जर्मनी आइडेंटिटी, जो नेशनल आइडेंटिटी है, वो हो ही नहीं सकती साथ, वो लड़ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, हंगरी मर जाएगा एक दूसरे के लिए, क्योंकि दैट एथनो नेशनलिज्म जो है वो इतना ज्यादा स्टेट है, जैसे वो नेशन स्टेट बने थे। बट इंडिया हर एक जगह पे है। अगर देयर वाज पॉसिबिलिटी कि इंडिया का एकदम बैल्कनाइजेशन हो जाता, हर एक स्टेट अपना देश बनाने की कोशिश करती, क्योंकि आइडेंटिटी यहाँ पे भी बहुत स्कैटर्ड थी पहले। एंड दिस गाय कम्स एट द मोस्ट वल्नरेबल टाइम ऑफ द हिस्ट्री इन इंडिया, एंड ही जस्ट क्रिएट मॉडर्न इंडिया, क्रिएट ही नेहरू ने किया है। बट यू सेड इंडिया, इसके बाद यू यूज्ड द लाइन कि इंडिया
सबसे डिफिकल्ट कंट्री है वर्ल्ड में, क्यों? डिफिकल्ट कंट्री इन द सेंस कि बाकी सारे के सारे कंट्री ना होमोनाइज्ड है. सो अगर कोई लीडर आता है तो उसके सामने एक सिंगल प्रॉब्लम होती है एंड यू कैन ऑब्वियसली गो अराउंड एंड सॉल्व इट. सो एज अ ब्रिटेन हैज बीन होमोनाइज्ड सिंस लास्ट 1500 years. सिमिलरली विद जर्मनी, ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज, द जापान. होमोनाइज मतलब क्या? मतलब सिमिलैरिटी है सारी की सारी. देयर इज द आइडिया ऑफ द नेशन इज ऑलरेडी बिल्ट इनटू इट. ओके, ठीक है. तो ब्रिटेन एक देश है, एक ही आइडेंटिटी है, एक ही तरीके से सोचते एक ही तरह कल्चर भी सेम है. ठीक है. आइडेंटिटी भी सेम है, रिलीजन भी सेम है. मोर इंपॉर्टेंटली इंडिया में 500 आइडेंटिटीज हैं, 500 लैंग्वेजेस हैं, 50 रिलीजन है. कुछ तो ऐसे रिलीजन है जिनका लोगों नाम ही नहीं पता. अब हम उसको कर देते हैं एक अम्ब्रेला के अंदर, बट देयर आर सो मेनी आइडिया, सो मेनी डिफरेंट. अगर कोई भी और होता नेहरू के अलावा, वी वुड हैव बीन, हमें मतलब 4 स्टेट और बन जाती है यहाँ पे इसी जगह पे. वी आर लिविंग इन क्या नाम है, सोसाइटी, बट एवरीबडी इज बोर्न एज एन इंडिविजुअल. तो वो जो समथिंग दैट जो एवोल्यूशनरी फोर्स है, यू नो, दैट लिबर्टी का, वो फ्रीडम का, उसको जब तक सप्रेस करेंगे तब तक वो क्या कहते हैं, इट विल नेवर क्रिएट अ स्टेबल सोसाइटी. आप अभी अगर तुम देखेगा जितनी भी स्टेबल सोसाइटीज हैं उसमें वो तभी बनी है जब उन्होंने वो लिबर्टी फ्रीडम को अलाउ कर दिया. ओके, एवरीबडी इज फ्री, एवरीबडी इज लिबर्टी. उसके बिना नहीं किया जा सकता. इवन चाइना में टू सम एक्सटेंट देयर इज लिबर्टी. सम एक्सटेंट नहीं, बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक हो जाएगी लिबर्टी. मतलब देखो उनका सिस्टम क्लोज्ड है. ओके, एंड दे हैव दीज गार्ड रेल्स की भाई पॉलिटिकल कम्युनिज्म को या पॉलिटिकल क्लास को तुम नहीं क्रिटिसाइज कर सकते और स्टेट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते. बट बियॉन्ड दैट इट्स अ फ्री मार्केट. एक एग्जांपल देता हूँ, ये जैसे इज इट अ फ्री मार्केट चाइना? चाइना इज फ्री मार्केट. सी, एक तो पहले तो बिल्कुल व्हाइट और जो एकेडमिक ब्लैक और व्हाइट होते हैं उसमें कुछ होता नहीं है. ठीक है. वी आर नॉट सोशलिस्ट, वी आर नॉट कम्युनिस्ट एंड वी आर नॉट कैपिटलिस्ट ईदर. द सेम थिंग अप्लाइज टू द चाइना. नाउ चाइना इज कम्युनिस्ट लेकिन ओनली पॉलिटिकली. इकोनॉमिकली तो वो बिल्कुल भी कम्युनिस्ट नहीं है. फुल फ्री मार्केट, ग्लोबलाइज्ड है वो. कल अभी 2 दिन पहले ट्रम्प गया था, 2 दिन के बाद पुतिन जा रहा है. तो ये कहां से भाई कम्युनिस्ट हो गया? वो फुल हो चुके हैं. या दे आर ऑब्वियसली एज फार एज द डोमेस्टिक मार्केट इज कंसर्न्ड दे आर क्लोज्ड. बट अगेन आई थिंक इट्स अ चाइनीज आर्ट ऑफ वार स्ट्रेटेजी. चाइनीज आर्ट ऑफ वार स्ट्रेटेजी है कि यार दे डोंट वांट टू come and stand on the world stage till the time they have become 1.5 of USA. जो सुपर पावर होती है ना, जब उसके सामने कोई दूसरी पावर ग्रो कर रही होती है तो इसको एंजाइटी होने लग जाती है. एंड इन एंजाइटी इट फाइंड्स द कॉन्फ्लिक्ट. तो यूएसए को अगर ये कंप्लीटली क्लैरिटी दे दो कि चाइना इज गोइंग टू गो बिगर देन दैट, ये उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट फाइंड आउट करेगा ही करेगा. पिछले 3000 साल में ऐसे ही हुआ है. आप कोई भी एम्पायर डायनेस्टी देख लिया, उसके बाजू में अगर कोई बड़ी डायनेस्टी बननी स्टार्ट हुई है, जैसे ही 70% फोर्स पे आती है, दोनों एक दूसरे से लड़ जाते हैं. जो बच गया बच गया. दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. दैट्स हाउ मराठास बेसिकली किल्ड द मुगल डायनेस्टी, और दैट्स व्हाई ब्रिटिशर्स वर एबल टू किल द मुगल डायनेस्टी. जैसे ही एक बड़ी सी डायनेस्टी है, उसके पास एक छोटी छोटी पावर ग्रो करने लग जाती है. इट रीचेस 60 to 70%. कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल. उसके बाद वन विल बी डिस्ट्रॉयड, वन इज सर्वाइव्ड. चाइना की आर्ट ऑफ वॉर या फिर जो इनकी कल्चरल आइडिया है, इनका ये है कि जब तक हम यूएसए से 1.5 नहीं हो जाएंगे, हम बताएंगे ही नहीं. दैट्स व्हाई दे स्टे साइलेंट. दैट्स व्हाई दे डोंट ओपन देमसेल्व्स ओपन टू द वर्ल्ड. कि हमें 70% आके लड़ाई करनी नहीं. 1.5 गुना आके ही लड़ाई करनी के लिए कुछ बचे ही नहीं. एंड आई विल से, देखो अभी ट्रम्प गया था ना इधर, क्या नाम है, चाइना में. तो जी जिनपिंग ने एक वर्ड यूज किया, थुसाइडियस ट्रैप. वो एक पुरानी बुक है, पेलोपोनेशियंस वॉर के ऊपर है. तो उसमें ये आइडिया दिया हुआ कि जब 2 पावर आ जाते हैं, सुपर पावर या 2 पावर ग्रो करने लग जाते हैं, तो इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है. चाइना बोला कि हम है ही नहीं इस ट्रैप में, हमें करना ही नहीं तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट यूएसए से. बट दैट इज जस्ट अ डिलेइंग स्ट्रेटजी. वो कर लेंगे अगर वो यूएसए से 1.5 हो जाएंगे तो. वेट कर रहे हो. दे आर वेटिंग, दे आर जस्ट वेटिंग. अच्छा देखो, सी चाइना इज कॉन्फिडेंट, यू नो व्हाई? क्योंकि उनको ये तो पता चल गया कि वर्ल्ड इज अराउंड अस. वी हैव ऑल द फैक्ट्रीज, वेयर आर दे गोइंग टू गो? वी आर क्रिएटिंग द वर्ल्ड. तो एवरीथिंग तो आ तो चुके हैं, तो हम आ तो चुके हैं. बट टू डिक्लेयर दैट वी हैव अराइव्ड, दे आर वेटिंग इट आउट. दे आर वेटिंग आउट. अच्छा प्लान है, आई बिलीव इट्स अ गुड स्ट्रेटजी. बोल रहे कि यूएसए को होने दो डिक्लाइन ना अच्छी तरह से. वो हर जगह पे जितना ज्यादा वो अपना करता रहेगा एक्सपैंड, आपस में करने दो ने. और आई थिंक यूएसए ऑल्सो अंडरस्टैंड्स इट, वरना ये वापस चांद पे जाने की कोशिश नहीं करते. द आर्टेमिस 2 इज अगेन दैट परसेप्टिव चैलेंज टू चाइना कि यू आर द न्यू पावर बट वी आर द ओनली सुपर पावर. हम जो कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता है ह्यूमैनिटी में. वी आर द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन दैट वाज एवर ऑन अर्थ टिल डेट. Which is true in a sense, I would not deny that. But वो चांद पे अचानक से, तो क्या रीजन है? 50 साल हो गए लेकिन यूएसए को अचानक से चांद पे जाना पड़ रहा है. Why? Because China. They defeated the USSR. उन्होंने USSR को एक बार हरा दिया चांद पे पहुंच के कि okay, communism has been defeated, we have won. 50 साल के बाद USSR is dead, and उन्होंने बोला ठीक है. But now again
दे वांट टू शो कि इट्स वी आर द लीडर्स, हम ही हैं, हैं। वी आर द स्पॉटलाइट, लुक एट अस. Fair. China will also go to moon before 2040. I can 100% sure China will land a man on the moon. I can guarantee you that. Because of the perception again. It's that because the USA को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता ना. True. तो अभी ट्रम्प went to China. China. ठीक है, बीजिंग है, और वर्ल्ड के सारे टॉप लीडर्स, बिलियनर्स, जो आप बोल दो, जो कंपनीज, सब उसके साथ पूरा काफिला लेके चली गए. सो व्हाट डज दिस मीन? क्योंकि अभी कुछ समय तक तो 6 महीने पहले तक तो अमेरिका वाज लाइक, ट्रम्प वाज लाइक कि भाई ये टैरिफ लगा दूंगा, बैन कर दूंगा मैं, तुमको बंद करो, ये करो, वो करो. पूरा एक ड्रामा चल रहा था. ऑल ओवर सडन अब दोस्ती है, चलो भाईचारा, हाथ मिलाओ. वहां पे उसके गार्डन में घूम रहा है, ये हमको किसी लेके आते हैं, क्या देखा वो राइट? ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग. व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट डज इट मीन? यार इंडिया के लिए क्या मीन करेगा ये? इंडिया के लिए देखो,